हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टेका लर्निंग। का पेपर है नॉलेज एंड कैरिकुलम और इसमें हम कैरिकुलम की डेफिनेशन, मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स इन स्कूल ये हम करा चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आपको कराएंगे मेन बेसिस ऑफ कैरिकुलम। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो चलो बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ। हे फ्रेंड्स, तो देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया था कैरिकुलम, इसकी मीनिंग और इसकी डेफिनेशन आपको हमने यहाँ पर बता दी थी। ठीक है, फिर हमने आपको बताया इसकी क्या नेचर होती है। ठीक है, उसके बाद नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम ये भी हमने बता दिया। ये इंग्लिश में है आपका और ये आपका हिंदी में है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था आपका वेरियस ऑब्जेक्टिव्स इन स्कूल। ये फर्स्ट वीडियो में अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख लिया, उसमें मैंने ये सारा कंप्लीट आपको करा दिया है। ओके, अब हम बताएंगे कि मेन बेसिस ऑफ कैरिकुलम क्या होता है। ओके, तो आपका ले लेते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार में क्या है? मनोविज्ञान के विपक्ष में जो अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती है, जो वे पाठ्यक्रम निर्माता को शिक्षार्थी के व्यवहार के संबंध में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने की सहायक होते हैं। पाठ्यक्रम बालकों की आवश्यकता, अभिरुचि, क्षमताओं, अनुभवों, अभियोग्यताओं को आदि पर आधारित करने का जो प्रयास किया गया है वह मनोवैज्ञानिक आधार का ही परिणाम है। क्रिया, प्रभाव, प्रधान, अनुभव आधारित आदि पाठ्यक्रम भी मनोविज्ञान पर ही आधारित हैं, जैसे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की थ्योरी, जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस, इफेक्ट्स, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। मीन्स देखिए क्या है, इसमें बताया है कि मनोवैज्ञानिक आधार कौन से होते हैं, शिक्षार्थी के हिसाब से होते हैं वो, है ना। शिक्षार्थी उसमें मेन होता है और उसके अकॉर्डिंग बालक की जो आवश्यकता है, उसकी अभिरुचि, क्षमताएं हैं, जो उनके अनुभव है, जो उनकी योग्यता है, उसके आधार पर इसमें कैरिकुलम को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के पाठ्यक्रम आपका किससे रिलेटेड होता है? आपका जो बालक जो है उसकी अभिरुचि, उसकी अनुभवों के आधार पर ही होता है। जैसे कि और इसमें थ्योरीज भी होती हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक की थ्योरी है लॉ ऑफ रेडीनेस और इफेक्ट्स, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक आधार। ठीक है, सोशलॉजिकल बेस ऑफ कैरिकुलम। इसमें देखिए क्या होता है, मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसी में उसकी उन्नति है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। जीवन का कोई भी पक्ष सामाजिक प्रभाव से अछूता नहीं है। मीन्स ये है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, उससे वह अछूता नहीं है। वो जो कुछ भी करता है वो सब समाज को इफेक्ट करता है, या समाज जो कुछ भी करता है वो सब मानव को इफेक्ट करता है। तो उसके जो पॉइंट हैं वो एक बार देख लेते हैं। मूलभूत स्थायी मूल्य तथा नैतिक सिद्धांत, है ना। परंपरा, रीति रिवाज, आकांक्षा और मूल्य प्रतिमान, तो ये सब क्या है आपके रिलेटेड है समाज से। सामाजिक, आर्थिक, धर्म, धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितियां जो भी बनती हैं वो सब आपके सामाजिक ही हैं। छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है वो सब आपका कैरिकुलम में देते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन का मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, तो मतलब क्या है कि कैरिकुलम में सामाजिक में जो भी चीज़ें हैं वो सब कैरिकुलम में आपकी ऐड की जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ से मतलब उस कैरिकुलम से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा और कोई भी बालक उसे पढ़ना पसंद नहीं करेगा। उससे वह अपने आप को संबंधित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमेशा कैरिकुलम में वो चीज़ें डाली जाती हैं जो मानव को संतुष्ट करे, उससे संबंधित हो। इसीलिए सामाजिक मूल्य को, नैतिक सिद्धांतों को और उसकी रीति रिवाज क्या हैं, उनकी आकांक्षाओं को और धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को उसमें ऐड किया जाता है। जैसे आप देखते हैं ज्योग्राफी में या फिर आप देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में, है ना, ये सब चीज़ उसमें ऐड होती हैं। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम के वैज्ञानिक आधार। तो साइंटिफिक बेसिस ऑफ कैरिकुलम क्या है? शिक्षा के वैज्ञानिक आधार का अर्थ है शैक्षिक उद्देश्यों को उपयोगी एवं पाठ्यक्रम में विज्ञान की शिक्षा का समावेश करना, है ना। मेन चीज़ ये है कि पाठ्यक्रम में विज्ञान को समावेश करना। विज्ञान क्योंकि बहुत ज़रूरी है और वो तथ्य पर आधारित होती है, इसलिए कैरिकुलम में विज्ञान विषय को ऐड किया जाता है। शिक्षा विधि में आगमन पर बल देना तथा इंद्रिय प्रशिक्षण को महत्व स्थान देना, यह आधार स्थिति पर बल देता है कि पाठ्यक्रम में उस पाठ्य सामग्री को स्थान दिया जाए जो छात्रों के वैज्ञानिक स्वभाव विकसित कर सकेंगे। प्रत्यक्ष एवं स्थल सामग्री पर भी बल देते हैं। मतलब क्या है कि विज्ञान को इसमें ऐड किया जाता है क्योंकि ताकि बच्चे की मानसिक स्थिति, जो तर्क शक्ति है, वो बढ़े और आगमन जो वो है विधि, उसको इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, और क्योंकि उसके स्वभाव में इससे परिवर्तन होता है और पाठ्य सामग्री किसके हिसाब से, छात्रों के वैज्ञानिक स्वभाव को देखते हुए इसमें कैरिकुलम में ऐड की जाती है।
नेक्स्ट आपका पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ कैरिकुलम। तो जॉनसन ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम में दर्शन शास्त्र को जीवन की आधारित समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने तथा मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे सुनिए, ठीक है। जॉनसन ने मतलब क्या कहा है अपनी पुस्तक में कि जीवन की आधारित समस्याओं के उत्तर आपको अगर प्राप्त करने हैं तो आपको क्या करना है, मानव जीवन की सार्थक बनाने के लिए अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। किसको? दार्शनिकता को। मीन्स ये है कि आप अब तक जो भी दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने जो भी अपनी बताई हैं बातें, जो अपने विचार बताए हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वो सत्य ही हुए हैं, कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष हैं। इसीलिए दर्शन शास्त्र का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। नीचे लिखा है जीके चेस्टर ने क्या लिखा है। अच्छा, इसमें 2 उदाहरण हैं, उसके थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कैसे। जैसे इनका एक उदाहरण है किराएदार वाला। किराएदार मतलब ये है कि कोई भी किराएदार अगर आप यहाँ रहता है तो ये इम्पोर्टेंट है कि किराएदार का पता चले कि उसका वित्तीय या आर्थिक स्थिति कैसी है। उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि उसका दार्शनिक बिहेवियर जो है वो कैसा है। मतलब ये है कि उसका बिहेवियर आपको जानना ज़रूरी है। भले ही उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर वो चोर है, डकैत है, इस तरह का कोई है, तो आपके लिए बाकायदा वो नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें, उसके पीछे की चीज़ें भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एक सेनापति का ले लेते हैं। इसमें सेनापति वाला इन्होंने एग्जाम्पल ये दिया है कि जिस तरह से किसी भी राजा की जब कहीं भी युद्ध होता है तो हम पता करते हैं कि हाँ, उसकी सेना में कितने लोग हैं, है ना, उसकी सेना कितनी बड़ी है, उसमें कौन कौन से टूल्स उनके पास हैं, कौन कौन से हथियार उनके पास हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसने कौन सी तकनीक यूज़ की है, कौन सी थ्योरी उसमें लगाई है, कौन से उन्होंने जो है प्रयास किए हैं, किस किस तरह की रणनीतियाँ बनाई हैं, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। उनकी काउंटिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी रणनीतियाँ होती हैं। तो ये तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटर तरीके से दार्शनिक का क्या मतलब है। तो दार्शनिक का पाठ्यक्रम पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। अभी तक जो विचारधाराएं विकसित हुई हैं उनमें प्रमुख कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। एक आदर्शवादी, एक प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। तो शॉर्ट में इसमें हम एक बार आपको समझा देते हैं। आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, इन दोनों का क्या है, ईश्वर प्लस मोक्ष। मतलब इसमें आदर्शवाद में कहते हैं कि हमें ईश्वर ही सब कुछ है और हमें लास्ट में क्या करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है। शाश्वत सत्य, तो ये विश्वास करते हैं किस पे, शाश्वत सत्य पे, और आदर्श पर चलना यहाँ इसमें सिखाया जाता है। और इसमें विषय जो कैरिकुलम में ऐड किए हैं वो कौन कौन से होते हैं, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, इतिहास या इतिहास शास्त्र, ओके। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में उच्च जीवन मूल्य तथा जीवन यापन की आवश्यकताओं के बीच उचित संतुलन कायम रखने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम देख लेते हैं। प्रकृति की गोद में रहने दो, इसमें मतलब बोला जाता है कि प्रकृति, जो बच्चा है उसे प्रकृति में छोड़ दो, वो अपने आप जो कुछ सीखेगा अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, जो भी वो करेगा, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ओके। मतलब जो भी वो करेगा उससे ही सीखेगा। नेक्स्ट है बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता। अच्छा, इसमें बालों लिखा है, आपको बालकों को समझना है, ठीक है। बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ठीक है, जिससे उसका क्या हो, स्वाभाविक विकास हो सके, उसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, जो कि ठीक है। तो बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए कि वो प्रकृति में खेलें कूदें और उससे ही सीखें, ठीक है। इसमें विषय कौन से होते हैं, खेल कूद, पर्यटन, निरीक्षण, भूगोल और विज्ञान, ये इसके सब्जेक्ट होते हैं। प्रयोजनवाद क्या है, देखिए प्रयोजनवाद है अमेरिका में विकसित हुई है ये भी प्रयोजनवाद, ठीक है। इसके अनुसार सत्य परिवर्तनशील है। सत्य आप आज वही सत्य है, लो कल वो झूठ भी होता है, तो मतलब परिवर्तनशील है। आज कुछ सत्य है, उसमें कल कुछ और भी ऐड हो सकता है, क्योंकि हमें जितना पता है हमारे हिसाब से वही सत्य है। लेकिन अगर हमें कुछ कल और पता चल जाता है नई खोज के थ्रू, तो वो भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो इसलिए सत्य क्या है, परिवर्तनशील है। यह बालकों की ऋतु पर आधारित होता है। पाठ्य सामग्री के लिए कोई स्थान नहीं है। अच्छा, इसमें पाठ्य सामग्री के लिए कोई स्थान नहीं है। पाठ्य सामग्री को प्रयोग छात्रों की आवश्यकता तथा उनके उद्देश्यों के संबंध में किया जाता है, तथा पाठ्यक्रम हस्तकला उद्योग धंधों पर बल देता है। मतलब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो हस्तकला और उद्योग धंधे इसमें हैं, ठीक है। अब आते हैं यथार्थवाद और पाठ्यक्रम। यथार्थवाद क्या है, यह विचारधारा प्रत्यक्ष जगत को मानती है, प्रत्यक्ष जगत को
मानती है। यह विचारधारा शिक्षक का लक्ष्य बालक को उस भौतिक व्यवस्था को समझने तथा उसके साथ समायोजन करने में सहायता प्रदान करना निर्धारित करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यथार्थवादी पाठ्यक्रम में उन विषयों को शामिल किया जाता है जो भौतिक जगत को स्पष्ट कर सके। ऐसे में गणित, भौतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान को विशेष महत्व दिया जाता है। मीन्स इसमें ये जो यथार्थवादी लोग मानते हैं वो क्या मानते हैं, जो भौतिक हमारा जगत है उसको ही मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि ईश्वर है या उससे कुछ लेना देना है, वो उसको कम मानते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या मानते हैं कि भौतिक जगत है जिसमें हम रहते हैं, हमें उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। राइट, तो ये आपका यथार्थवाद हो गया। तो देखिए यार, इसमें बता दी मैंने। ठीक है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद यहाँ पर ही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं पाठ्यक्रम का सांस्कृतिक आधार। तो सांस्कृतिक आधार क्या होता है? पाठ्यक्रम संस्कृति में अनेक बातें ग्रहण करता है। संस्कृति किसी समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति में संबंधित होती है। पाठ्य वस्तु में उन कौशलों, विचारों और मूल्यों का समावेश होता है जिसको समाज द्वारा बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण माना जाता है तथा पाठ्यक्रम के सांस्कृतिक पक्ष को समुचित महत्व देकर शिक्षक वर्ग सुसंस्कृत बनाया जा सकता है। मतलब क्या है, शिक्षक बालक को सुसंस्कृत बना सकता है। जो बच्चे बेकार हैं, मतलब जिनमें मैनर नहीं है, उनको भी इसके थ्रू जो है क्या किया जा सकता है, मैनरफुल बनाया जा सकता है, जिसमें उन्हें मैनर्स आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक आधार। इतिहास अतीत कालीन प्रवृत्तियों का एक व्यवस्थित अभिलेख है। इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कुछ भी पहले हुआ है वो हम पढ़ते हैं और हम सीखते हैं, आगे हम वो सारी चीज़ें नहीं करें, चाहे वो इतिहास है। जैसे अगर आप चाहें तो अपने टीचर्स का भी ले सकते हैं, आपके टीचर्स का भी कुछ ना कुछ आप जो है अनुभव होंगे, कुछ हिस्ट्री होगी उनकी भी, है ना। उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो उनकी हिस्ट्री हो चुकी है, जो भी बीत गया है। अगर उनसे देखें उन्होंने क्या गलतियाँ की, अगर कभी ऐसा होता है कि आप अपना अगर एग्जाम्पल ले तो हो सकता है आपने पहले बीए किया हो, बीएड ना करके आप क्या पता आपने पहले बीएससी कर ली हो, या कुछ ऐसा कर लिया हो जो आपको लगता है कि हाँ हमने ये गलती की, हमें ये सब्जेक्ट लेना चाहिए था, उसके बाद ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, उसके बाद ये कोर्स करना चाहिए था। तो आगे आपके आने वाले जो और बच्चे हैं, जो आपके फैमिली में और या बहनें भाई हैं, उनको आप बताते हैं कि आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है। तो क्या होता है, उससे हम पिछली जो गलतियाँ हमने की हैं उनसे हम क्या है, उन भूलों को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। तो वही इसमें है कि प्राचीन जो गलतियाँ हो चुकी हैं उनकी भूलों से हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। आज का युवक उसका अध्ययन इसलिए करता है, इतिहास का क्यों करता है, जिससे कि वह जाति के अनुभवों से लाभ उठा सके। मतलब जो पूर्व के लोग हैं, जिनसे जैसे आपके टीचर हैं, आप खुद हैं, या आपके बड़े भाई बहन हैं, उनके अनुभवों से आप सीख सकें। यह अभिलेख पाठ्यक्रम निर्माताओं को ऐसी सामग्री उपलब्ध कराता है जिसकी सहायता से भविष्य के लिए अच्छे और स्पष्ट उदाहरण प्राप्त कर सकें। आपको बताते हैं, अगर आप कोई गलती करते हैं तो पेरेंट्स बताते हैं देखिए उनका लड़का उसने ये करा तब उसका भी यही हाल हुआ, तुम भी यही करोगे। मतलब इस तरह से एग्जाम्पल दे लेते हैं, है ना। वैसा ही इसमें अच्छे और स्पष्ट उदाहरण प्राप्त हो सकता है। अगर किसी ने कुछ अच्छा इंजीनियरिंग की है, अब उसकी जॉब लग गई है अच्छे खासे, हाँ वो बढ़िया पैकेज ले रहा है, तो बताते हैं देखो भाई उसने भी इंजीनियरिंग की है, तुम भी कर लो, है ना। तो ये होते हैं अच्छे और स्पष्ट उदाहरण। ठीक है, साथ ही क्या होता है, वह पूर्व में की गई भूलों की आवृत्ति से बच जाता है। इसके अतिरिक्त यह समय और शक्ति का भी अपव्यय नहीं होने देता है ना। मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती, क्योंकि आपको पहले पता है कि दूसरे इंसान ने जो किया है वो बेकार हो गया, तो आप वो चीज़ें ना करें, तो आपकी समय और शक्ति दोनों ही बच जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेन बेसिस ऑफ कैरिकुलम। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपकी जो वीडियो बनेगी कैरिकुलम की, वो हम बनाएंगे कि कितने टाइप्स के कैरिकुलम होते हैं। ओके, उसके बाद हम बनाएंगे कि कैरिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।